दोस्तों, अब जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, टैरिफ और कारोबार से क्यों लड़ी जा रही है? और अचानक यूरोप भारत के इतना करीब क्यों आता दिख रहा है? और समंदर के बीच भारत ने ऐसा क्या किया जिसने दुश्मनी के बीच भी इंसानियत की मिसाल पेश कर दी? और साथ ही चुनाव से पहले बांग्लादेश की सड़कों पर हालात क्यों बेकाबू होते जा रहे हैं? आज की अपडेट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स पर शायद ही मिले। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, अब जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, टैरिफ और अर्थव्यवस्था से भी लड़ी जा रही है। और आज अमेरिका ने दुनिया को एक सख्त चेतावनी दे दी है। जो देश ईरान के साथ कारोबार करेगा, उसे अब कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल व्हाइट हाउस के मुताबिक ये आदेश ईरान को लेकर पहले से लागू नेशनल इमरजेंसी को और मजबूत करता है। अब अमेरिका के पास कानूनी अधिकार है कि जो भी देश सीधे या परोक्ष रूप से ईरान से तेल, सामान या सेवाएं खरीदेगा, उसके उत्पादों पर एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लगा सके। ये टैरिफ एड वैलोरम ड्यूटी के तौर पर लगाया जाएगा, यानी इंपोर्ट वैल्यू के आधार पर, और इसकी सीमा 25% तक हो सकती है। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू किया जा सकता है। इस नीति की सबसे अहम बात यह है कि ट्रंप के पास पूरा नियंत्रण रहेगा। अगर कोई देश अमेरिका के खिलाफ जवाबी कदम उठाता है या ईरान को लेकर अपना रुख बदलता है, तो टैरिफ बढ़ाया, घटाया या हटाया भी जा सकता है। इस आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कॉमर्स सेक्रेटरी और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को दी गई है। यानी ये सिर्फ बयान नहीं, पूरा इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है। व्हाइट हाउस का आरोप है कि ईरान आज भी आतंकवाद को फंड करता है, प्रॉक्सी मिलिशियाज चलाता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स विकसित करता है और न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका के मुताबिक ईरान की ये गतिविधियां मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर रही हैं और यूएस तथा उसके एलाइज के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रेट हैं। इसी वजह से मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी फिर से तेज कर दी गई। इसी बीच अमेरिका ने ईरान के लिए एक सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वहां इंटरनेट शटडाउन, फ्लाइट सस्पेंशन और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स हो सकते हैं। अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच कोई डिप्लोमैटिक रिलेशंस नहीं है। ईरान में यूएस के हितों का प्रतिनिधित्व स्विट्जरलैंड करता है। अगर बड़ी तस्वीर देखें, ये आदेश सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, ये दुनिया के उन सभी देशों के लिए है जो ईरान के साथ व्यापार जारी रखना चाहते हैं। अब सवाल ये नहीं कि ईरान क्या करेगा, सवाल ये है कि दुनिया किसका साथ चुनेगी। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, बांग्लादेश में चुनाव से पहले जो माहौल होना चाहिए था, वो शांति का नहीं बल्कि सड़कों पर गुस्से का बनता जा रहा है। और अब ढाका से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो पूरे चुनावी प्रोसेस पर सवाल खड़े कर रही हैं। दरअसल शुक्रवार को ढाका के मध्य इलाके में चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के आधिकारिक आवास जमुना के बाहर सरकारी कर्मचारियों और पुलिस के बीच तेज हिंसक झड़पें हुईं। ये प्रदर्शनकारी 9th नेशनल पे स्केल को लागू करने की मांग कर रहे थे। सुबह देश भर से सरकारी कर्मचारी शाहीद मीनार पर इकट्ठा हुए और वहां से जमुना की ओर मार्च शुरू किया। प्रदर्शनकारियों के नारे सीधे सरकार पर निशाना साध रहे थे। पेट में चावल नहीं तो मुंह में विकास कैसा, ये नारा बढ़ती महंगाई और रुकी हुई सैलरी का खुला इजहार था। करीब 11:30 बजे भीड़ ने शाहबाग इलाके में पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और सीधे चीफ एडवाइजर के आवास की ओर बढ़ने लगी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने वाटर कैनन, टीयर गैस और साउंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया। इसके बाद लाठी चार्ज भी हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सुरक्षा और कड़ी करते हुए यूनिफॉर्म ट्रूप्स को भी इलाके में तैनात किया गया ताकि जमुना तक कोई ना पहुंच सके। तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मसूद आलम ने एक प्रदर्शनकारी से पूछा, क्या आप जमुना चुनाव को सैबोटाज करने आए हैं? इस बयान के बाद प्रदर्शनकारियों ने खुली चेतावनी दे दी, अगर पुलिस हिंसा जारी रही तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब सवाल आपसे, क्या चुनाव से ठीक पहले इस तरह का प्रोटेस्ट पोल प्रोसेस को कमजोर करता है? और क्या यूनुस की केयरटेकर सरकार हालात संभाल पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, जब सरहदों पर तनाव हो, जब रिश्तों में खटास हो, तब भी अगर इंसानियत जिंदा रहे तो वही सबसे बड़ी ताकत होती है। और आज समंदर से एक ऐसी ही कहानी सामने आई है जिसने भारत का कद और ऊंचा कर दिया है।
दरअसल समुद्र के बीच एक पाकिस्तानी जहाज के कप्तान को अचानक गंभीर हार्ट अटैक आ गया। 60 वर्षीय कैप्टन बदर हसनैन मर्चेंट वेसल एमवी हैकल के मास्टर थे, जो ओडिशा के गोपालपुर की ओर जा रहा था। बीच समंदर उनकी हालत बिगड़ते ही एक इमरजेंसी डिस्ट्रेस कॉल भेजी गई। ये कॉल सीधे इंडियन कोस्ट गार्ड के मैरिटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर चेन्नई तक पहुंची। दोस्तों, यहीं से इंसानियत ने तेजी से काम किया। नेशनैलिटी नहीं देखी गई, झंडा नहीं देखा गया, सिर्फ एक जिंदगी बचाने का फैसला लिया गया। तुरंत जहाज को विशाखापट्टनम हार्बर की ओर डाइवर्ट किया गया। 13 जुलाई को वाइजैक पोर्ट की मदद से पायलट बोट के जरिए कैप्टन हसनैन को सुरक्षित तरीके से जहाज से उतारा गया। उन्हें फौरन क्वींस एनआरआई हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी बताया, यानी दिल की गंभीर समस्या के कारण दिमाग तक ऑक्सीजन की कमी। समय पर इलाज की वजह से आज कैप्टन हसनैन की हालत स्टेबल है और अब वो अट्टारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान लौट रहे हैं। अगर बड़ी तस्वीर देखें, ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं है, ये संदेश है कि समंदर पर न कोई दुश्मन होता है, न कोई सरहद, वहां सिर्फ इंसानियत होती है। और इंडियन कोस्ट गार्ड एक बार फिर साबित करता है कि भारत सिर्फ शक्ति नहीं, संवेदनशीलता भी है। अब सवाल आपसे, क्या ऐसी ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस भारत की ग्लोबल इमेज को और मजबूत बनाती हैं? और क्या इंसानियत राजनीति से ऊपर होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आज भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा की बात नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया की स्थिरता में अपनी भूमिका तय कर रहा है। ट्रेड से लेकर डिफेंस तक भारत एक के बाद एक ऐसे ग्लोबल पार्टनरशिप्स बना रहा है जो भविष्य की जियोपॉलिटिक्स को शेप कर सकती हैं। और इसी दिशा में आज भारत यूरोप के बीच एक और अहम कदम सामने आया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि भारत तेजी से ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है जो दुनिया को एक भरोसेमंद पार्टनर दे सकें। उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे बड़े इकोनॉमिक ब्लॉक्स के साथ भारत के समझौते अब ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इसी बीच नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास से महत्वपूर्ण मुलाकात की। यह बातचीत डेंडियास की भारत यात्रा के दौरान हुई, जिसका निमंत्रण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया था। जयशंकर ने कहा कि यह चर्चा सिर्फ द्विपक्षीय नहीं, बल्कि रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट्स को लेकर काफी व्यापक रही। मतलब साफ है, भारत और ग्रीस अब सिक्योरिटी को एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देख रहे हैं। ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास ने भी इन बातचीतों को बेहद सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि ग्रीस भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के साथ इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के नए रास्ते तलाशना चाहता है, यानी हथियारों की खरीद नहीं, बल्कि जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर फोकस। दोस्तों, इस मुलाकात का टाइमिंग खास तौर पर अहम है, क्योंकि हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत को एक रिलायबल ग्लोबल पार्टनर के रूप में स्थापित करने वाला मील का पत्थर बताया। यह साफ दिखाता है कि भारत की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अब सिक्योरिटी डिप्लोमेसी से जुड़ चुकी है। ट्रेड एग्रीमेंट्स सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस के लिए हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की खबरें एक ही बात साफ करती हैं, दुनिया की जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं, फैसलों, समझौतों और मानवीय कदमों में लड़ी जा रही है। कहीं दबाव की नीति है, कहीं भरोसे की मिसाल, और कहीं हालात चुपचाप बदलते दिख रहे हैं। अब सवाल यही है, इन बदलते समीकरणों में भारत की भूमिका कितनी निर्णायक होने वाली है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।